नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं जिसको अंग्रेज कभी जिंदा नहीं पकड़ सके। मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी। अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जने उधारी। भारत माँ का राज दुलारा, एक के बदले 10 को मारा। बहरे हो गए गोरे जब वो, हर हर महादेव हुंकारा। छोड़ अहिंसा की रटबाजी, सबको ठोका बारी बारी। जियो तिवारी जने उधारी। काया से जैसे बजरंगी, शिव के जैसे क्रोध भुजंगी। तीसरी आंख खुली तो कांपे, थर 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 दुष्ट फिरंगी। अंग्रेजों के 100 पर नाचा, नीलकंठ का वो अवतारी। जियो तिवारी जने उधारी, जियो तिवारी जने उधारी। नाम है उसका आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, घर जेल। क्या आप सोच सकते हैं, आज से लगभग 100 साल पहले 15 साल का वो लड़का भरी अदालत में जज के सामने आंखों में आंखें डालकर बिना डरे यह जवाब दिया, ये दीवाना था आजादी का। एक कहानी है उस शेर की जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए तो मोस्ट वांटेड था, लेकिन अपने समय के क्रांतिकारियों के लिए एक लीजेंड था। जिसने कस्में खाई थी ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने की, और ब्रिटिश के लिए यह समस्या थी कि उस क्रांतिकारी को कैसे पकड़ा जाए। उसने ये भी कस्में खाई थी कि ब्रिटिश हुकूमत मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकती, लेकिन जब मुखबिरों से आजाद को लगा कि मुझे पकड़ सकती है, तो उन्होंने अपनी आखिरी गोली अपनी कनपटी पर खुद मार ली और आजाद हो गए। एक कहानी है चंद्रशेखर आजाद की। उनकी मूंछों पर ताव अंग्रेजों के लिए एक बगावत का ऐलान था, लेकिन एक तरफ इनकी शहादत करोड़ों हिंदुस्तानियों को जुल्म न सहने का ताकत देती है। वहीं दूसरी तरफ एक सवाल खड़ा करती है कि क्या वाकई में आजाद ने खुद को गोली मारी थी, या फिर पुलिस वालों की गोली से इनकी आखिरी सांसें छीन ली गई थी। सब कुछ जानेंगे इस कहानी के अंत तक, बने रहिएगा। और मैं उन सभी श्रोताओं के लिए बताना चाह रहा हूं कि आजाद को कोई जिंदा पकड़ नहीं सकता था। चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। और ये परीक्षा देने वालों के लिए भी स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी का। तारीख 23 जुलाई सन 1906, जगह मध्य प्रदेश, अलीपुर राज्य रियासत का भाभरा गांव पड़ता है। एक साधारण से कानकुब्ज ब्राह्मण के परिवार में जन्मे चंद्रशेखर तिवारी का उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के
बदरका गांव के निवासी थे। पिता का नाम था सीताराम तिवारी और माता का नाम था जगरानी। बचपन से ही इस बच्चे में कुछ खास था, कुछ अलग था। शरारती, निडर और बेखौफ था। पढ़ाई में भी औसत ही थे, लेकिन जिद पूरा पहाड़ का, क्रोध शिव जैसा था। एक ब्राह्मण परिवार का एक सपना होता है कि उसका बेटा संस्कृत का महान विद्वान बने। किसी प्रकार माँ ने पिता को राजी कर लिया। चंद्रशेखर को बनारस में संस्कृत का जो विद्यालय है, काशी विद्यापीठ में पढ़ाई के लिए भेजा जाए। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। और फिर वो समय आया जलियांवाला बाग हत्याकांड का, वो खून से सना सच, जिसने हजारों युवाओं की तरह चंद्रशेखर के दिल में भी अंग्रेजों के प्रति बगावत की आग जगा दी। उस वक्त गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। साल है 1921 में, जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। तब सिर्फ 15 साल की उम्र में आजाद उससे जुड़ गए और वो भी खुलेआम अंग्रेजी गतिविधियों का विरोध करने लग गए। नतीजा ये हुआ, 24 दिसंबर को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और महज 2 हफ्ते बाद उन्हें जिले मजिस्ट्रेट एमपी हरे घाट के सामने जब पेश किया गया, जिसने हिंदुस्तान की क्रांतिकारी का भविष्य ही बदल दिया, जिसने बिना डरे मजिस्ट्रेट की आंखों में आंखें डालकर अपना नाम आजाद और पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। और घर कहाँ है? जेल। इसके बाद तो पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। अंग्रेज अफसर बौखला गए, ये भी इतने कम थे, एक और आ गया। मजिस्ट्रेट ने गुस्से में उसे 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। हर कोड़े पर उसकी एक ही आवाज निकल रही थी, भारत माता की जय। जहां पे कोड़े पड़ रहे थे, वो उसकी शरीर से खाल को लेकर बाहर निकलता था हर कोड़ा, लेकिन हर बार एक ही नारा, भारत माता की जय। उस दिन चंद्रशेखर तिवारी नहीं, एक चंद्रशेखर आजाद पैदा हो रहा था। फिर एक और कांड हो गया, चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी सन 1922 का वो दिन, जब गुस्साई भीड़ ने एक थाने को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। ये खबर सुनते ही गांधी जी हिल गए। उन्होंने कहा कि हम हिंसा के रास्ते से आजादी नहीं पाना चाहते। और गांधी ने वसूलों के खातिर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के फैसले ने आजाद के दिल में एक और तूफान खड़ा कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी,
अब बंदूक भी असली आजादी दिला सकती है। यहीं से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ ले लिया। इस बीच उनकी मुलाकात एक युवा क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त से हुई, जिन्होंने उनको राम प्रसाद बिस्मिल से मिलाया। राम प्रसाद बिस्मिल ने भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन को एकदम से समाप्त करने के कदम का खुलकर विरोध किया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने में कोई क्रांतिकारी खुश नहीं था। राम प्रसाद बिस्मिल इस कदर खपा हुए कि कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बना लिया। सन 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना में राम प्रसाद बिस्मिल का साथ और नेताओं ने दिया और क्रांतिकारियों ने दिया। नाम है योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन नाथ सान्याल और सचिन नाथ बख्शी। आजाद को HRA के बारे में पता चला तो जैसे उनकी अपनी मंजिल मिल गई हो। वे तुरंत HRA के सक्रिय सदस्य बन गए और यहाँ उनकी मुलाकात होती है अशफाक उल्लाह खान से, राजेंद्र से। राजेंद्र लाहिरी जैसे क्रांतिकारियों से जब इनकी मुलाकात होती है तो बिस्मिल के जज्बे ने आजाद के दिल में एक ऐसी आग भर दी कि वो उनके सबसे भरोसेमंद साथी बन गए। कहते हैं कि HRA की हर मीटिंग में आजाद की मौजूदगी ही साथ ही हिम्मत की बढ़ती थी, क्योंकि वे कहते थे मौत से डरता वही है जो गुलामी जीना जानता है, क्योंकि यही एक आजाद है जो गुलाम भारत का एक आजाद पंछी था। आजाद कहते हैं कि हम तो आजाद हैं और आजाद ही मरेंगे। आजाद ने HRA संगठन को एक नई जान दे दी। उन्होंने सिर्फ बंदूक चलाना ही नहीं सीखा, बल्कि मराठियों का गोरिल्ला लड़ाई और गुप्त क्रांतिकारी रणनीतियों में भी माहिर कर दिया। आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के लिए धन जुटाने का भी काम शुरू किया, और ये पैसा साधारण दान से नहीं बल्कि अंग्रेजों के सरकारी खजानों की लूट से आता था, क्योंकि आजाद के लिए हर सरकारी रुपया अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का खून चूसकर कमाया गया था और उसे लूटना एक देशभक्ति का काम था। यह वो समय था जब आजादी के लिए डकैती भी एक फर्ज बन गई थी। मनमथनाथ गुप्ता, जो कभी खुद आजाद के साथी रहे थे, उन्होंने आजाद की जीवनी में एक चौंकाने वाला सच बताया। उन्होंने लिखा है कि कई क्रांतिकारी अपने घरों तक के गहने चुरा लाते थे, और यह चोरी उनके लिए शर्म की बात नहीं थी, बल्कि ये कुर्बानी थी, क्योंकि सब भारत की आजादी के लिए किया जा रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य की सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट भी इस सच की गवाही देती है। जहां जहां डकैती डाली जाती थी, वहां क्रांतिकारी एक रसीद छोड़कर, अपनी एक पहचान छोड़कर जाते थे। इसमें साफ साफ लिखा होता था, ये रकम भारत की आजादी के कर्ज के तौर पर ली गई है।
जो भारत के स्वतंत्र होने के बाद चुका दी जाएगी। आजाद भी ऐसी कई डकैतियों का हिस्सा बने और वे मानते थे जब तक हथियार और आंदोलन के लिए पैसा ही नहीं होगा तब तक अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना नामुमकिन है। अब डकैती की एक ऐसी ही घटना का जिक्र कर देते हैं, एक ऐसी घटना जिससे आजाद का नाम सदा के लिए अमर होने वाला था। ये डकैती थी काकोरी ट्रेन की लूट। तारीख थी 9 अगस्त 1925। उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन के पास एक ट्रेन पटरी पर दौड़ रही थी। डिब्बों में बैठे अंग्रेज अफसर और साहूकारों को जरा भी भनक नहीं थी कि आज ट्रेन में क्या होने वाला है। ब्रिटिश साम्राज्य की और ब्रिटिश राज की नींव को हिलाने वाला एक हमला एक काकोरी ट्रेन पर होता है। इसे अंजाम देने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद जैसे शेर। HRA की क्रांति के लिए पैसों की बेहद जरूरत थी और अंग्रेजों के खजाने की लूटी गई हर एक पाई उन्हें आजादी की लड़ाई में लगानी थी। जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंची, आजाद और उनके साथियों ने पलक झपकते ही ट्रेन रोक दी और उस पर धावा बोल दिया। क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना अपने कब्जे में लिया और सबसे बड़ी बात, इस पूरी वारदात को आम जनता को हाथ तक नहीं लगाया। आजाद ने साफ आदेश दिया था कि हम लुटेरे नहीं, हम क्रांतिकारी हैं। ये पैसा जनता का है और जनता के लिए ही जाएगा। 1925 की काकोरी ट्रेन कांड ने पूरे देश में जैसे हलचल मचा दी। अंग्रेज बौखला गए। काकोरी लूट के बाद अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारियों के खिलाफ एक जबरदस्त दमनकारी प्रक्रिया शुरू की। कई क्रांतिकारी पकड़े गए। राजेंद्र लहरी को गोवा जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र बख्शी को काला पानी की सजा हुई। इस लूट कांड में अभियुक्तों की संख्या 20 से 25 और लूट की रकम मात्र 4601, 15 आने 6 पाई दर्ज की गई। इसमें चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती और मुरारीलाल गुप्ता अंग्रेजों के हाथ से बच निकलने में कामयाब रहे और वो हर बार पुलिस को चकमा देकर बच निकले। काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद का नाम अंग्रेजों की जुबान पर आ गया। आजाद क्रांतिकारियों के बीच एक लीजेंड बन चुके थे। अंग्रेजों के लिए आजाद एक मोस्ट वांटेड थे और अपने साथियों की फांसी से आजाद दुखी तो हुए, लेकिन आजाद इसके बजाय और भी ज्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि बाकी साथियों का काम भी अब उनको मिलकर करना था। क्योंकि जितने साथी गए उतने लोगों का भार उनके कंधे पर आया। देश की आजादी की लड़ाई में उन सबका सपना है वो अधूरा नहीं रहेगा। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक नौजवान से, जिसकी आंखों में वही आग जल रही थी जो चंद्रशेखर की आंखों में जल रही थी, और वो क्रांतिकारी कोई और नहीं, भगत सिंह। इसके बाद शुरू हुई एक
ऐसी जोड़ी जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। साल है 1928 में। भगत सिंह, शिव वर्मा, महावीर सिंह जैसे नए साथियों के साथ मिलकर उन्होंने गुप्त रूप से HRA का पुनर्गठन किया और इसे 8 से 9 दिसंबर को हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट नाम देकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम दे दिया गया। और इसका मकसद सिर्फ आजादी नहीं बल्कि एक समाजवादी और न्यायपूर्ण भारत को बनाना था। भगत सिंह और आजादी की ये जोड़ी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गई। एक तरफ भगत सिंह की सोच और कलम लोगों के दिल में आग भरती थी, दूसरी तरफ आजाद की बंदूक और साहस ब्रिटिशर्स की नींद उड़ा रही थी। इस समय भारत में संवैधानिक सुधार के लिए आया एक साइमन कमीशन। इसमें कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था। इस आयोग ने हिंदुस्तान की किस्मत लिखने के लिए आया था। देश भर में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे। साल था 1928। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में प्रदर्शन कर रहे थे। अंग्रेज पुलिस ने भीड़ पर बर्बरतापूर्वक लाठियां चार्ज कर दी। लाला लाजपत राय जी बुरी तरीके से घायल हो गए और कुछ दिन बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना ने आजाद और भगत सिंह के दिल में जो आग जल रही थी उसमें घी का काम किया। भगत सिंह ने लाला जी की मौत का बदला लेने का मन में ठान लिया। फिर 17 दिसंबर सन 1928 को लाहौर पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से पुलिस अफसर JP सैंडर्स निशाने पर आ गया। भगत सिंह और राजगुरु ने गोलियां चलाई। जैसे ही सैंडर्स गिरा, आजाद ने पीछे से कवर फायर करते हुए दोनों को वहां से निकलवा दिया। पूरी योजना में आजाद की भूमिका सबसे खतरनाक थी। उन्होंने गोलियों के बौछार के बीच खड़े होकर साथियों की रक्षा की और उन्हें कवर फायर देकर उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया। उनके साहस ने ही भगत सिंह और राजगुरु को भगाने का मौका दिया। सैंडर्स की मौत की खबर ब्रिटिश राज में भूकंप की तरह फैल गई। अंग्रेजों ने इसे लाहौर साजिश केस का नाम दिया और HSRA के सभी साथियों को और सभी सदस्यों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की शुरुआत की गई। कई साथी गिरफ्तार हुए, लेकिन भगत सिंह भी इसमें फंस गए। चंद्रशेखर आजाद वो तो धरती के सबसे बड़े रहस्य बन चुके थे। पुलिस लाख कोशिश करती रही पर वो हर बार हवा की तरह गायब हो जाते थे। लेकिन भाग्य ने भी आजाद को हमेशा छुपने का मौका नहीं दिया और फिर वो घड़ी आ गई जब अल्फ्रेड पार्क की आखिरी लड़ाई में उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। 27 फरवरी सन 1931 तत्कालीन इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। सुबह की हल्की धूप थी। आजाद एक साथी से मुलाकात करने आए थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक गद्दार, वीरभद्र तिवारी,
ने पुलिस को खबर कर दी कि आजाद अपने साथी सुखदेव के साथ पार्क में आए हैं। इस खबर के बाद पुलिस अधीक्षक ने फौरन पुलिस दस्ते को कहा कि पार्क को घेर लो और कुछ ही मिनटों में पार्क को चारों तरफ से पुलिस वालों ने राइफलों से